नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। देश के कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने 15 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देखिए, इसमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। और बात हरियाणा की कर ले तो देखिए, हरियाणा पंजाब में जहां एक हफ्ते सोमवार प्री मानसून की वजह से कहीं कहीं बारिश देखने को मिली और मौसम सुहावना हो गया, तो वहीं दूसरी मौसम विभाग ने आज फिर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। यानी कि हरियाणा के 8 और पंजाब के 13 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं हरियाणा के सिरसा, अंबाला, जींद, भिवानी, हिसार, चरखी दादरी, फतेहाबाद और रोहतक में जिलों के अलावा पंजाब के फरीदकोट, फाजिलका, मोगा, तरन तारण, अमृतसर, गुरदासपुर, संगरूर, मुक्तसर, बठिंडा, पटियाला, मोहाली, लुधियाना और वहीं मानसा और बरनाला जिले में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पंजाब में हीटवेव का अलर्ट सिर्फ आज के लिए ही जारी किया गया है। यानी कि पूरे देश में जो कि 15 राज्यों में मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, बारिश के लिए संभावनाएं जताई जा रही है। लेकिन आज अगर हरियाणा का जिक्र कर ले तो देखिए, हरियाणा में आज हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। हरियाणा में आज मौसम गर्मी का मौसम देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह से कल अगर हरियाणा का जिक्र कर ले तो थोड़ी हल्की बारिश हुई और मौसम हरियाणा में सुहाना हुआ। लेकिन आज वही जिक्र कर ले तो देखिए, हरियाणा में आज बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि हरियाणा में आज धूप होने वाली है। तो ये पूरी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग के जरिए मिल रही है, जहां पर तमाम राज्यों का जिक्र करते हुए हालांकि देश के 15 राज्यों में देखिए बारिश की जो संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में हालांकि गर्मी से राहत मिल चुकी है, लेकिन इस बीच कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर गर्मी के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया। और इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पर आता है हरियाणा, जहां पर आज गर्मी के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जून स्टार्ट होने से पहले ही आपने देखा तमाम राज्यों में गर्मी से लगातार लोग परेशान दिखे और उसके बाद से लगातार बारिश की सभी बाट खोज रहे थे। लेकिन इस बीच कल हरियाणा में बारिश हुई, मौसम सुहाना हुआ, लेकिन उसके बाद से अभी गर्मी से पूरी राहत मिली भी नहीं थी कि आज मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हरियाणा में देखिए आज का अगर मौसम का जिक्र कर ले तो आज पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि आज हरियाणा में बारिश तो देखिए कल हुई थी, लेकिन आज धूप की संभावना जताई गई। यानी कि हरियाणा वासियों को अभी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कब बारिश होगी हरियाणा में यह जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन अगर आज की बात कर ले तो देखिए, हरियाणा में आज मौसम बारिश की देखिए संभावना नहीं जताई गई है और आज दिन में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। यानी कि गर्मी से अभी निजात मिलना शायद हरियाणा के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा बारिश के लिए। और चलिए जिक्र कर लेते हैं आज के तापमान की। तो देखिए, हरियाणा में आज गर्मी देखने को मिल रही है। हरियाणा के लिए देखिए 14 दिनों का अगर मौसम पूर्वानुमान की बात कर ले तो देखिए, शहरवार अगर हम बात कर लेते हैं तो तमाम शहर का भी हमने जिक्र किया, जहां हरियाणा में आज 7 ऐसे जिले हैं जहां हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तो वही देखिए, पंजाब में भी 13 ऐसे जिले हैं जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि लगातार मौसम विभाग 15 राज्यों के लिए बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। मानसून हालांकि देखिए 27 जून तक आने की संभावना जता जा रही थी, लेकिन आज 25 जून है और 25 जून में ही देखिए आज बारिश की संभावना जताई गई है 15 राज्यों में। लेकिन आप बात हरियाणा की कर ले या फिर पंजाब की बात कर ले तो देखिए, हरियाणा के 7 जिले और पंजाब के 13 जिलों में देखिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने इसके साथ ही साथ देखिए भूस्खलन की भी चेतावनी दी है। यानी कि अभी बारिश से देखिए राहत तो मिलते हुए आसार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिलहाल हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी हरियाणा वासियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा बारिश के लिए। और क्या कुछ देखिए मौसम विभाग की तरफ से जानकारी निकलकर सामने आती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन हरियाणा का अगर जिक्र कर ले तो देखिए, अभी आज के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। हरियाणा में जो है आज का तापमान की बात कर ले, सुबह देखिए 32 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो वही देखिए हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कि कारकों को ध्यान रखते हुए तापमान 36 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है, यानी कि गर्मी पड़ सकती है। और देखिए हरियाणा में अगर सुबह बारिश की संभावना की बात कर ले तो देखिए 0% है। जी हाँ, और वही अगर हवा की गति की बात कर ले तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हरियाणा में हवा चल रही है। और चलिए सिलसिलेवार तरीके से अगर जिक्र कर ले तो देखिए दोपहर का अगर हम जिक्र कर ले तो हरियाणा में आज दोपहर का जो तापमान है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, यानी कि गर्मी से अभी राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर बात कर ले दोपहर में देखिए 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा की गति की तापमान दर्ज की जा रही है। वहीं चलिए शाम की अगर बात कर ले तो देखिए शाम में हरियाणा में आज 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है, यानी कि सुबह के बाद दोपहर और दोपहर के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। और हरियाणा में देखिए शाम के समय बारिश की जो संभावना है वो 100% है, यानी कि शाम में हो सकता है कि बारिश आ जाए। और साथ ही साथ हवा की जो गति है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के आसार नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं देखिए हरियाणा में जो है अगर रात का जिक्र कर ले तो देखिए रात में तापमान आते आते कम हो गई है, जहां 34 डिग्री सेल्सियस और हवा की गति जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो ये हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बता दिए कि हरियाणा में आज सुबह क्या कुछ तापमान रहने वाला है, दोपहर में क्या कुछ तापमान रहने वाला है और इसी के साथ साथ शाम में क्या तापमान रहेगा और रात में भी क्या कुछ तापमान रहने वाला है। यानी कि अगर बात सुबह और दोपहर की कर ले तो देखिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन वही शाम आते आते बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं हरियाणा में, यानी कि शाम तक देखिए हरियाणा वासियों के लिए राहत की खबर मिल सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हरियाणा से किसान नेता जो है स्वामी इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी अगर बात कर ले खासतौर से किसानों की, तो अभी क्या कुछ तैयारी की गई है? देखिए क्योंकि आज के लिए अगर हरियाणा का जिक्र कर ले तो हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है, वही शाम तक आते आते बारिश की संभावना जताई गई है, तो क्या कुछ तैयारी चल रही है किसानों की तरफ से? सपना जी, पहले तो मैं अपने चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा जो ग्राउंड से किसानों की समस्या और देश में आने वाली जो खाद्य पदार्थ को लेकर समस्या होने वाली है, पानी को लेकर समस्या होने वाली तमाम विषयों को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं। इसके लिए आपको साधुवाद है, आपके चैनल को साधुवाद है। और मैं लगातार अपने चैनल के माध्यम से प्रदेश की सरकार को और आम जनता को और अपने किसान साथियों को जो सचेत होने का जो है यहाँ से जो संदेश जारी करता हूँ, उसके लिए आप जो है इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ अपने किसान साथियों से, किस प्रकार से मौसम विभाग द्वारा लगातार पूर्वानुमान लगाकर हमें बताया जाता है, हमें मौसम विभाग का जो बताया गया अनुमान है उसका पालना में करें, ताकि हमारी जो फसलें हैं और जो हमारी फसल की जो बिजाई की तैयारी है उसमें हमें आर्थिक नुकसान ना हो जाए। क्योंकि हमने जो पूर्व में हमें पता लगा था कि मानसून इस बार 15 से 20 दिन लेट है, तो किसानों ने अपनी पनीरी की जो तैयारी थी उसको शुरू कर दिया ताकि हमारी जो फसल है उसको लेके किसी प्रकार की समस्या ना आए। तो हमने अपनी पनीरी को थोड़ा लेट भी किया था, पर साथ ही सरकार को ये भी बताने की कोशिश की थी कि अगर किसान अपनी फसल को पीछे नहीं जाता है, 15 दिन या 20 दिन बिजाई लेट करता है, तो आने वाले समय में कटाई के समय जब धान की कटकर सामने आएगी उस समय मुआवजे को लेकर सरकार की तरफ से हमारे को कई प्रकार की बातें कहने को मिलेंगी। तो ये तमाम ऐसी बातें जिन्हें हम देख रहे हैं और सरकार और किसान के बीच में जो हम मध्यस्थता के हम काम करने जा रहे हैं उसमें सरकार को भी अलर्ट मोड पे आना होगा। आज पूर्व में हमने देखा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर जो पानी की समस्या में आज सबसे बड़ी गंभीर रूप से समस्या सामने नजर आई है कि बिन पानी सब खून, यानी कुदरत हमें बार बार ये समझाने की कोशिश कर रही है पूरे विश्व पटल पर ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा कि दुनिया में आने वाले समय में सबसे बड़ा आर्थिक संकट जो आने वाला है, जो हमें चुनौती होने वाली है वो पानी की है। क्योंकि पानी अगर हमारे पास नहीं होगा पर्याप्त मात्रा में तो मनुष्य जीवन का जो है वो संकट बढ़ जाएगा, अन्य जीवों को संकट तो बढ़ेगा। सबसे पहले जो सिविल सोसाइटी है, जो अर्बनाइज एरिया है, उनमें इस गंभीर समस्या हमारे को सामने आएगी। अभी हम देख रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र की राजधानी दिल्ली, वो हमारे भारत देश की राजधानी है, लोकतंत्र की मैं कहूंगा राजधानी की, सबसे बड़ा लोकतंत्र ये भारत के अंदर है, सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के गौरव भारत को है। अगर वहां की राजधानी 83 तरस रही है
और आपको मालूम है हरियाणा से होकर वहां पानी जाता है। अगर हरियाणा प्रदेश में पानी नहीं होगा तो दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी वह पानी कैसे होगा। पर साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ यही का पानी दिल्ली को डुबोने का काम भी करता है। आने वाले समय हम इस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आने वाले समय जब बरसातें आएंगी, मानसून अपने पूर्ण रूप में होगा तो दिल्ली के अंदर जल का संकट, जहाँ पीने का संकट था वो एक जल का संकट दिल्ली को डुबाने की तरफ बढ़ जाएगा। यानी कि सरकार ने जो तैयारियां करनी थी वो तैयारियां सरकार, भले केंद्र सरकार हो भले आज प्रदेश सरकार हो, तो नहीं कर पाए। तो मैं किसान साथियों को ये कहूंगा, हीट वेव का जो हमारे को फिर दोबारा से अलर्ट आया है, तो आप मेरे साथी किसान भाई अपने खेतों के अंदर बड़े बड़े मटके जो हमारे देसी संसाधन है उनका प्रयोग करें। उन्हें खेतों में पानी जो है अच्छे सुचारू रूप में पीने का पानी रखें। और हम जो अन्नदाता है, हम देश का और अपने प्रदेश का पेट का पालन का काम करते हैं। जो हमारे मजदूर साथी हमारे यहाँ आकर खेती कर रहे, खासकर प्रवासी साथी जो बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं हमारे धान फसल लगाने के लिए, उन साथियों का हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। किसी प्रकार की कोई अमानवीय घटना उनके साथ न घटे। प्रकृति के तौर पर जैसे आज हैजा होने की गाँव में हमें बातें सुनने को मिल रही है, लोगों को लू लगने की बातें हमें सुनने को मिल रही है, और ओपीडी जो सरकारी है उनके आंकड़े 3 से 4 गुना बढ़ गए हैं। उसके लिए किसान साथियों ने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एक जो हमारे पास होदी होती है उसमें पानी जरूर रखना है, ताकि कोई साथी गर्मी महसूस करे वो होदी में नहा ले, तुरंत अपने को अनुकूलित करे। और पट्टियों का इस्तेमाल भी हम ज्यादा करें। और गीले गमछे का जो हम सिर पे अपनी पगड़ी बांधते हैं, इसको हम गमछा भी बोल देते हैं, मनासा भी बोलते हैं, पगड़ी भी बोल देते हैं, गीले गमछे का भी उपयोग करें और सिर को नंगा ना रखें। और अपने को जो है खेत में जो है छायादार वृक्षों का जो हम ज्यादा इस्तेमाल करें, जब भी हम खेत में काम करें मिलकर काम करें और अपने साथियों को विशेष ध्यान दें। इंदर जी, देखिए कई हमने देखा कि देखिए लगातार गर्मी पड़ रही है, भीषण गर्मी की वजह से हमने देखा कि कई राज्यों में लोगों की मौत भी हुई है। तो ऐसे में अगर खास तौर से किसानों का जिक्र कर ले तो इस गर्मी से किसानों की जिंदगी पर क्या कुछ असर पड़ा? देखिए इस गर्मी से तो हमें बहुत नुकसान हुआ आर्थिक तौर पर। पता ही आपको, जो मेरा किसान मछली पालक है उस पर मछली को बचाने के लिए जल पर्याप्त नहीं था, उसका बहुत आर्थिक नुकसान हुआ। जो मेरा किसान साथी जो मुर्गी पालक है, जो मुर्गी पालता है, उसके अंडे का काम करता है या मुर्गी का मीट का काम करता है, उसको आर्थिक नुकसान हुआ। क्योंकि पता ही आपको कि मुर्गियां जो है अधिक गर्मी सहन नहीं कर पाती। अधिक गर्मी सहन न करने वाले की वजह से मुर्गियों की जो है अचानक मौतें हुई है, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान हुआ है। जो किसान मेरा डेयरी पालक है, जो पशु पालक है, जो दूध का काम करता है, उसे तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि प्रसाद की जो पीड़ा है पशुओं को गर्मी में ज्यादा बढ़ जाती है। जो बच्चे जो है अनजान जो बिना समय के पैदा हो जाते हैं, ऐसे में उनका पालन पोषण करना बड़ा मुश्किल होता है। और दूसरा, जो इस समय दूध जो है, जो हमारी गाय या भैंसे में दूध देती है, उनको दूध सूख जाता है, तो उनको आर्थिक नुकसान ये हो रहा है। और दूसरा, उनको पीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं गाँव के अंदर। मैं ये बार बार इसलिए बातें कहता हूँ कि हमारे तमाम कृषि संसाधनों से जुड़े, भले वो मुर्गी पालक हो, पशु पालक हो, भले वो अनाज पैदा करता हो, भले वो सब्जी पालक किसान हो जो सब्जी पैदा करता है, आपको मालूम है कि अधिक गर्मी की वजह से सब्जी जो जल्दी तैयार हो जाती है सब्जी खेत में ही गल जाती है। तो अगर सरकार द्वारा मंडियों के अंदर पर्याप्त व्यवस्था होती, जैसे कि अगर हरियाणा प्रदेश की सब्जी मंडियों के अंदर कोल्ड स्टोर होते, तो जो किसान जल्दी सब्जी लेके आ गए उन्हें सब्जी रखने के लिए व्यवस्था होती। अब मैं बता देना चाहता हूँ, सुबह 8 से लेके 10 बजे के बीच में ऐसा लगता है जैसे हम भीषण गर्मी दोपहर के समय करे हैं। और जो किसान रात को सब्जी लेके मंडी में पहुंचा है, उसको अपनी सब्जी को संरक्षण करने के लिए कोल्ड स्टोर ही नहीं है, जिसके कारण सब्जी मंडी में आ तो जाती है पर गर्मी की वजह से खराब हो जाती है, उसका कोई लेने वाला नहीं होता। तो जब फसल अच्छी नहीं लगेगी देखने वाले को तो वो लेगा कैसे? तो इसी कारण जो उपभोक्ता को वो महंगी सब्जी मिलती है। किसान तो सस्ती खरीदी जाती है, क्योंकि मंडियों के अंदर एमएसपी की गारंटी अभी सरकार द्वारा लाई नहीं गई है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कल सीएपीसी की कल मीटिंग है 26 को दिल्ली के अंदर, अंबेडकर इंस्टीट्यूशन के अंदर, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर, और जहाँ पे सीएपीसी यानी कृषि मंत्रालय की तरफ से किसान जो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस की मीटिंग होगी, जिसके अंदर एमएसपी की ऊपर हम चर्चा करेंगे। पर सरकार जब तक इसको आधिकारिक तौर पर कानूनी तौर पर जमा नहीं बनाती, भले वो हमारा किसान सब्जी पालक हो, भले वो मीट का किसान हो, भले वो अंडे का किसान हो, भले वो दूध का किसान हो, उन्हें राहत नहीं मिलने वाली। भले वो गन्ना का उत्पादन किसान हो, तो ये दोहरे मापदंड की वजह से हमें नुकसान होता है। दूसरा, ये गर्मी की जब बात कर रहे थे, मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देश के अंदर हमने कोरोना काल भी देखा।
उस समय कृषि जगत पूरे तौर पे काम कर रहा था। यानी कि कृषि की वजह से कोई पोल्यूशन नहीं था, जो उद्योग धंधे बंद थे उसका जो पोल्यूशन था जो डाउन हुआ, नीचे आया था ग्राफ, तो आपने देखा होगा हरियाणा से हम हिमालय की गगनचुंबी चोटियों को बर्फ के साथ देख रहे थे। यानी कि हरियाणा की धरती से, पंचकुला की धरती से, अंबाला की धरती से, कुरुक्षेत्र की धरती से, कैथल की धरती से और पंजाब में जलंधर की धरती से, अबोहर की धरती से हम सीधा सीधे कई किलोमीटर का जो है रास्ता हम देख तय हो रहा था। आंखों से स्वच्छ वातावरण था। यानी किसान तो खेती कर रहा था, कोरोना काल में सभी उद्योग धंधे बंद थे, किसान खेती कर रहा था। यानी पोल्यूशन में हमारा कोई योगदान ही नहीं है। हम जो खेती करते हैं उससे कई गुना तो हम देश को, दुनिया को ऑक्सीजन में काम करते हैं। जिस प्रकार से आप देखते हैं खेतों में जो हरियाली होती है तो चारों तरफ जो है एक बहुत अच्छा वातावरण बन जाता है, जिससे देश के अंदर हरियाली नजर आती है। अगर सरकारें आने वाले समय में इस गर्मी को देखते हुए या जिसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए किसानों के साथ इक्वल पार्टनरशिप में काम करें, जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ देश के अंदर हमारे को 35% जंगल चाहिए, आज हमारे पास 4% से नीचे जंगल रह गया है। किसान के साथ इमरती लकड़ी, यानी कि जो लकड़ी हम भवन निर्माण में या फर्नीचर बनाने में काम लेते हैं, वो लकड़ी किसान के खेत में लगवाई जाए इक्वल पार्टनरशिप के साथ, जिसमें किसान को किसी प्रकार आर्थिक नुकसान न हो। मैं लिख के देता हूँ, अगर सरकारें क्लोन वाले वृक्ष, जैसे आपके देवदार के वृक्ष हो गए, आपके सागवान के वृक्ष हो गए, आपके तल्ली के वृक्ष हो गए, जो मजबूत लकड़ी होती है, ये तमाम वृक्ष जो हमें 10 से 15 साल हमें सेवा देंगे, ऑक्सीजन देंगे और बादलों को खींचने का काम करेंगे, ऐसे क्लस्टर बना के, बड़े बड़े क्लस्टर बना के खेतों में बड़े वृक्ष लगवाए जाए, जिससे किसान को आर्थिक लाभ हो और देश और दुनिया को जो ये ग्लोबल वार्मिंग है उस संकट से बचाया जा सके। दूसरी बात जो मैं बार बार सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, SYL के मुद्दे को अब राजनीतिक मुद्दा न कर जनहित का मुद्दा रखें। इसको SYL को आप नेपाल बॉर्डर पे जो हमारी जो हमारा बिहार प्रदेश लगता है, वहां से जो काली नदी आती है, जिसको घाघरा नदी भी बोलते हैं और सरदा नदी बोलते हैं, उस नदी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेशनल में राष्ट्रीयकरण कर उन नदियों को जो जोड़ने का जो अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, आज नरेंद्र मोदी सरकार उस सपने को पूरा कर सकती है कि सरदा नदी यानी सरदा यमुना लिंक नहर को जोड़कर उससे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, आज उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है, वहां 50% से ज्यादा सूखा का संकट है। उत्तर प्रदेश, आपका उत्तराखंड, हरियाणा, आपका दिल्ली, आपका गुजरात, राजस्थान, इन सब राज्यों के अंदर पानी पहुंचाने का, और मैं लिख के देता हूँ दावे से, तो सरकार इस प्रोजेक्ट में काम करती है, 1000 वर्ष तक भारत को पानी की किल्लत नहीं होगी। और जो बिजली का संकट है उस पर भी हम उभर जाएंगे। किसान जब नलकूपों को छोड़कर अपने कुदरती पानी के ऊपर निर्भर हो जाएगा, उससे हमारा जल स्रोत भी बढ़ेगा और खेतों में चलने वाले बड़े बड़े पंप, उनको राहत होगी, वो रुक जाएंगे और हम कुदरती पानी पे काम करेंगे। और कुदरती पानी के अंदर हमारे को जो कृत्रिम जो हम खाद डालते हैं, रसायन डालते हैं, उसकी डालने की हमें जरूरत पड़ी। नाम मात्र से ही हम अच्छी फसलों का निर्माण कर पाएंगे देश के अंदर अपना ही, जिसको प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि भारत आत्मनिर्भर होगा। यानी कि हम खाद्य पदार्थों पे जब भारत निर्भर हो जाएगा, आज हमारे पास दलहन की खेती नहीं है, आज तिलहन की खेती नहीं है, आज हम विदेशों पर निर्भर कर रहे हैं, जबकि दलहन तिलहन हरियाणा का गौरव हुआ करता था। हरियाणा के जो खेत थे सरसों से लहराया करते थे, हरियाणा के खेत थे जो आप देखते होंगे कि तमाम फसलों से लहराया करते थे। आज हमारी दलहन की फसलें गायब हो गई हैं, आज तिलहन की फसलें हमारी गायब हो गई हैं। सिर्फ किसान धान और गेहूं के ऊपर बात करता नजर आता है। हम इससे ऊपर काम करना होगा। और हरियाणा प्रदेश की जो मुख्यमंत्री नैन्सी सैनी को आपके चैनल से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो दादीपुर नलवी नहर को डिनोटिफाई किया था, इस नदी को फिर आप इसको चालू करें, ताकि प्रदेश के अंदर जो जल संकट आया है और देश की राजधानी में संकट आया है पानी का, उस पानी से आम जनता को निजात। यानी मौसम कोई भी हो, जो है कहीं ना कहीं किसानों को हर मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। फरीदाबाद एक बार रुक कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता मोनू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोनू, अभी जहां आप इस वक्त मौजूद है, वहां मौसम का क्या कुछ हाल है? अगर गर्मी है तो क्या उसका असर पड़ रहा है वहां पर किसानों पर खास तौर से और वहां के लोगों पर? मोनू, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी?
तो वापस रुख कर लेते हैं स्वामी इंदर जी से। आप बता रहे थे कि लगातार आप सरकार से भी अपील कर रहे थे कि देखिए स्टोरेज की व्यवस्था हो या फिर तमाम तरह की व्यवस्था किसानों के लिए की जाए। तो स्वामी जी मैं आपसे जानना चाहती हूं कि देखिए हालांकि हरियाणा के लिए अब मौसम विभाग की तरफ से बारिश की भी संभावना जताई गई है, तो ऐसे में बारिश आने से पहले कि कभी कभी क्या होता है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से फसलें भी देखिए नुकसान हो जाता है, तो ऐसे में क्या कुछ उसके लिए पहले से ही व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्या कुछ उसके लिए तमाम बातों का जिक्र करते हुए सभी चीजों का समाधान किया जा रहा है? तो 21 सदी के अंदर हम जी रहे हैं। आज हमारे पास हर प्रकार के यंत्र हैं। पहले हमारे पास जो मौसम विभाग को जानने का यंत्र हमारे पास है, सैटेलाइट हमारे पास है, बड़े बड़े अर्थ मूवर हमारे पास है। तो आज संसाधनों की कमी नहीं है, आज इच्छा शक्ति की कमी है। मौसम विभाग अलर्ट कर रहा है कि आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी, तो लोग उसका पालन करते, सरकारों को उसका पालन करना चाहिए था। तो सरकार पालन की, सरकार एक बहुत बड़ी मशीनरी होती है, बहुत बड़ा अपने अपने इंस्टीट्यूशन होता है। अगर सरकार चाहे हरियाणा प्रदेश को जैसे हरियाली का प्रदेश को कह सकते हैं, वैसा पुनः कर सकते हैं। पर आज हरियाणा की तरफ बढ़ रहा है, एक रेगिस्तान से बढ़ रहा है। वो रेगिस्तान धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता हिसाब से होता होता आपको आपके दक्षिणी उत्तरी हरियाणा की तरफ बढ़ जाए। ये क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बिन पानी सब सून आने वाले समय में अगर सरकारी से प्रकार से धूमल रवैया अपनाती रही, हरियाणा का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो घट जाए। तो हरियाणा सरकार को क्या करना चाहिए कि जब बरसातें होती हैं उससे पहले प्रदेश के अंदर तमाम नदी और नालों को चैनलाइज कर लेना चाहिए। प्रदेश के हर खेत के अंदर आखिरी तेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था कर दें। उसके हमें दो लाभ होंगे। जो हमारे बड़े बड़े शहर बिजली के ऊपर आधारित है, जहां हमें बिजली चाहिए ही चाहिए, गुड़गांव जैसा शहर हमारा है जो दुनिया के विश्व पटल के ऊपर आईटी का सेक्टर माना जाता है, जहां पे हमारा बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी हमारे को गुड़गांव से आता है। अगर उस जिले को हमने छोड़ दिया, उस जिले की तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, वहां अगर एडवाइजरी ये जारी होती है बिजली विभाग द्वारा कि लोग अपने बिजली के यंत्रों को कम इस्तेमाल करें, उसका ज्यादा इस्तेमाल करें, जरूरत को इस्तेमाल करें, तो इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कर सकते, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें अपने हर उपकरण को चलाना होगा। अगर वो नहीं चलाएंगे तो उनके ऊपर जो उनके जो कस्टमर है, जो उनके मशीनरी है जिसपे बिजली पर डिपेंड है, उनका काम धंधा रुक जाएगा और हमारे को ऑर्डर आने बंद हो जाएंगे। हमें इस तरफ भी ध्यान देना होगा। इसका एक ही सीधा कारण है कि कहीं एक जगह हम खपत को घटा दें, यानी उस क्षेत्र को कुदरत के हवाले कर दें। तो खेती एक ऐसा क्षेत्र है क्या हम उसको कुदरत के हवाले पूर्ण रूप से कर सकते हैं। यानी जो हमारे नलकूप है उनकी बिजली को हम बचाने का काम करें। उसका एक ही तरीका है कि हम नदियों नालों को सुचारू रूप से चालू करें। उसका दो फायदे होंगे। प्रदेश को पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। कैसे? जब हम पानी को चैनलाइज करने के लिए बड़े बड़े जलाशय बनाएंगे, ये वाटर सेंचुरी पार्क बनाएंगे, तो वहां पर हम पानी से संबंधित क्रीड़ाओं को, खेलों को प्रोत्साहन भी करेंगे। जैसे आप रिवर राफ्टिंग का लोगों को लेने के लिए इन्वाइट करेंगे दुनिया को, और दुनिया आएगी, क्योंकि दुनिया में इतना स्वच्छ वाटर नहीं है, पानी नहीं है। आप हिमालय की चढ़ाई के नीचे बैठे हैं, जहां से आपके ऊपर से सतलुज निकलती है, आपके ऊपर से ब्यास निकलती है, आपके ऊपर से झेलम निकलती है। तमाम ऐसी नदियां जो हमारी ऐसी बही जा रही है, पाकिस्तान जा रही है, कुछ नदियां हमारी दिल्ली को जब बढ़ती हैं, दिल्ली में तबाही लाने का काम करती है। उन नदियों को रोककर बड़े बड़े जलाशय बनाकर, और मोरनी हिल जो हमारे हरियाणा का हिस्सा है, वो ऐसा पर्यटन स्थल बन सकता है जहां पर हम बड़े बड़े जलाशय बना सकते हैं। जैसे उत्तराखंड के नैनीताल की झील है, वो कुदरती झील है। हम कीर्तन झील बनाकर जो टूरिस्ट नैनीताल की ओर जा रहा था, क्योंकि नैनीताल का टेम्परेचर, उत्तराखंड का टेम्परेचर और मोरनी हिल का टेम्परेचर सेम है। और जब हमारे पास जल स्रोत हो जाएंगे, आपका पिंजूर का क्षेत्र है, आप जहाँ पर बहुत बड़ा यादंद्रा जो गार्डन है जिसे देखने लोग आते हैं, और आम की प्रदर्शनी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी वही लगती है, दुनिया भर के वैरायटी के आम वही है। तो आम हम ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि इसी जल स्रोत से हम बिजली भी पैदा कर लेंगे, इसी जल स्रोत से हम बिजली का संरक्षण भी कर लेंगे, इसी जल स्रोत से हम पर्यटन को बढ़ावा भी दे लेंगे, तो हमारी आय कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल। और प्रदेश की जनता को उसका लाभ होगा। तो हमारे को ये काम करना होगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, समय सीमा के अंदर काम नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग का भारत बहुत बड़ा हिस्सा बन जाएगा और दुनिया हमारी मजाक उड़ाएगी कि हमारे पास संसाधन होते हुए भी, कुदरती चश्मे हमारे पास होते हुए भी, कुदरती स्रोत होते हुए भी
हम प्यासे रहे। बिल्कुल, परेशानी ये बहुत बड़ा है और इस बड़ा- पर देखिए सरकार को सजग रह के फैसला लेना होगा, तमाम व्यवस्थाएं करनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों का जिक्र करने के लिए और खासतौर से हरियाणा के ग्राउंड जीरो का जो मौसम का हाल है वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।